देखिए, आज के टाइम पे जब आप इस पोएम को पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो हो सकता है कि आप इस पोएम को समझ ना पाओ। मैं इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें दिए गए थॉट की बात कर रहा हूँ जो आपको समझाया गया है। आज के टाइम पे आपके फादर जो भी आपको बोलते हैं वो आपको समझ में आता है, वो आपको सही लगता है। बट आज से कुछ टाइम बाद लाइफ में जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होगे, जब आप एक जॉब पा चुके होगे, तो लाइफ में एक ऐसा मोड़ भी आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि आप और आपके फादर की सोच बिल्कुल अलग है। आप और आपके फादर की सोच मैच नहीं करती है। आप कुछ और तरीके से सोचते हो, आपके फादर कुछ और तरीके से सोचते हैं। इवन आपको ये भी लग सकता है कि आप सही हो और आपके फादर गलत है। ये सब कुछ कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप की वजह से आता है। इस पोएम में ये चीज़ बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। खास तौर पे इन सब के पीछे उस फादर के जो पेन है, जो हर्ट वो फील करते हैं, उसको बताया गया है। ये एक यूनिवर्सल पोएम है, आप इसे कह सकते हो। ये किसी एक पर्टिकुलर फादर की बात नहीं की जा रही है, ये हर पेरेंट्स, हर एक फादर की बात की जा रही है जो अपने बच्चे से जब दूर हो जाता है, जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है और वो उससे दूर हो जाता है, वो अपने तरीके से काम करने लगता है, उसको अपना तरीका सही लगता है और फादर का तरीका गलत लगता है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की पोएट्री सेक्शन का आखिरी पोएम फादर टू सन कवर करेंगे, जिसके कंपोजर हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। ठीक है, चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। और ये जो एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं, इनका जन्म 1926 में हुआ था। शी वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1926 एंड शी वॉज बॉर्न इन बोस्टन। मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि बोस्टन एक इंग्लैंड में जगह है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। शी वॉज अ ग्रेट पोएटेस, बहुत बड़ी कवि थी ये। इसके अलावा शी डाइड इन 2001। तो बहुत ही मॉडर्न पोएट हैं, आप समझ सकते हैं ऐसे, बहुत ही मॉडर्न पोएटेस हैं ये। चलिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. तो ये हमारा पहला स्टेंजा है और इसमें ये जो आई है ये फादर को रिफ़र किया जा रहा है कि फादर बोलते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। दो आपको कंट्राडिक्शन दिखाना होता है, ऑल दो, यद्यपि, जिसका मतलब होता है कि अगर आप कोई बात बोल रहे हो उसके विरोध में एक और बात बोल रहे हो तो आप बोलोगे दो, यद्यपि वी हैव लिव्ड टुगेदर, यद्यपि हम काफ़ी समय से एक साथ रह रहे हैं, इन द सेम हाउस, एक ही घर में, फॉर ईयर्स, इट मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ और नहीं समझ पा रहा हूँ, यद्यपि हम एक ही घर में काफ़ी सालों से एक साथ रह रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। अब क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वो रिलेशनशिप बिल्ड करूँ जो मेरा इसके साथ बचपन में था। हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, जब वो छोटा था और वो रिलेशनशिप कैसा था, वही वाला रिलेशनशिप अभी बिल्ड करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन में वो मेरी बात सुनता था, जो मैं उसे बोलता था उसे समझ में आता था। आज के टाइम पे वो अपनी एक अलग दुनिया बनाने लगा है। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. फिर भी मुझे लगता है yet have I killed कि कहीं मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है the seed, उस बीज को, उस रिलेशन को, I spent, जिसके साथ मैंने बहुत सारा समय बिताया। आज वो इतना बड़ा हो गया मेरे साथ और अब मुझे लग रहा है कि मैंने वो रिलेशन ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वो जो कम्युनिकेशन गैप आ गया हमारे बीच, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हो गया। और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज, या फिर उस बीज को ले जाकर ऐसी जगह पर लगा दिया जो कि उसका है, जो ज़मीन उसकी है। इट मीन्स अब वो दुनिया उसकी है एंड नन ऑफ माइन, और वो मेरी दुनिया नहीं है। अब मैं उसमें जा नहीं सकता हूँ, वो अपनी एक अलग दुनिया बनाने लगा है। तो ये जो आखिरी लाइन है उसमें देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया एक तरह से, येट हैव आई किल्ड, और ये देखिए एकदम आके आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है उस सीड को, उस रिलेशन को जिसके साथ मैंने बहुत सारा समय बिताया, और सोन इट, या फिर उस बीज को ले जाकर लगा दिया वेयर द लैंड इज हिज, जहाँ पे उसकी ज़मीन है, मीन्स जो अब दुनिया उसकी है, एंड नन ऑफ माइन, और मेरी नहीं है। सेकेंड स्टेंजा में देखिए, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. तो अब यहाँ पे है कि
हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। जब भी हम एक साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्ट्रेंजर्स हैं, हम इस तरह से बात करते हैं, हमारे समझने की तो कोई बात ही नहीं है। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर, समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, और ये जो बच्चा है ना वो मेरे ही डिज़ाइन से बिल्ड किया जाता है। इट मीन्स कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो आम तौर पर वो अपने फादर को फॉलो करता है, उन्हीं की लाइक और डिसलाइक उसकी लाइक और डिसलाइक बन जाती है। तो वही बोला गया, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। फिर भी वो क्या पसंद करता है, उसे क्या चीज़ें पसंद है, मैं ये शेयर नहीं कर सकता। आई कैन नॉट शेयर। साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस हमें घेर लेती है, चुप्पी हमें घेर लेती है। इट मीन्स वेन एवर वी spend our time together, whenever we spend our time together, we speak like strangers and there is silence and silence all around. हम strangers की तरह बात करते हैं और चारों तरफ केवल शांति होती है। I would have him prodigal. अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है prodigal. prodigal का मतलब होता है extravagant होना, बहुत ज़्यादा खर्च करना, that is called prodigal. अब prodigal son एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एक ऐसा लड़का जो अपने पिता की पूरी दौलत बर्बाद करके वापस आ जाए घर पे, उसे रिग्रेट फील होता है, उसे सॉरी फील होता है और वापस घर आ जाता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं उसको प्रोडिगल होने दूंगा, कि मतलब वो सब कुछ खर्च करके अगर घर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताया भी है रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, कि वो लौट कर अपने पिता के घर आ जाए। कौन से घर? द होम ही न्यू, जिस घर को वो जानता है। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं और वो अपना एक अलग घर बना लेते हैं, वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उन्हें सिर्फ हाँ बात कर लिया, हेलो पापा आप अच्छे हो, बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा है, बट उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उनके फादर किस फीलिंग से गुजर रहे हैं जब उन्हें लगता है कि उनका बच्चा उनसे दूर हो चुका है, बहुत दूर हो चुका है। ये बच्चे को फीलिंग नहीं होती है, ये एहसास कभी बच्चे को नहीं होता है, ये एहसास सिर्फ एक फादर को होता है। तो मैं चाहूँगा कि वो प्रोडिगल हो जाए, अपने पिता के घर वापस आ जाए, द होम ही न्यू, वो घर जो जिसे वो जानता है, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, बजाय इसके कि मैं उसको देखूं, रादर देन बजाय इसके कि सी हिम, उसको देखूं, मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, कि वो अपनी दुनिया अलग बना रहा है और उसी दुनिया में चला जा रहा है। मतलब जो लोग अपना नया घर बना लेते हैं और नए घर में रहने लगते हैं, दूर कहीं चले जाते हैं, माँ बाप को गाँव में ही रहने देते हैं, या फिर वो माँ बाप से दूर हो जाते हैं किसी वजह से, जो भी वजह हो, आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और जो दुख है, जो इतना सारा दुख हो चुका है, इसी में से एक नया बॉन्ड बना लूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, एक नया बॉन्ड बना लूंगा, उसके सारे बातों को भुला दूंगा, सारी जो गलतियां हैं उसको माफ़ कर दूंगा, और एक नया लव, एक नया बॉन्ड मैं फिर से क्रिएट कर दूंगा, नया बॉन्ड तैयार कर दूंगा, शेप कर दूंगा इसी दुख से। ठीक है, तो ये एक फादर की एगोनी है, मतलब वो कितना उसको दुख हो रहा है इस टाइम पे, ये सब कुछ इन 2 पैराग्राफ में आपको समझ में आ गया होगा। आखिरी स्टेंजा है, देखिए, Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Father और son को ये बोला जा रहा है, we both must live on the same globe and the same land. मतलब फादर और सन को एक ही ग्लोब और एक ही लैंड पे रहना चाहिए। वी बोथ मस्ट लिव, हमें रहना चाहिए, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, एक ही जगह पर रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो ही लिखा हुआ है ये सन के लिए लिखा हुआ है। अभी तक फादर ने अपने आप को आई से रिप्रेजेंट किया, अब यहाँ पे ही लिखा है तो इसका मतलब ये सन के लिए बोला जा रहा है। ही स्पीक्स, वह बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद भी अपने आप को नहीं समझ सकता। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि क्यों दुख से गुस्सा निकल कर आ जाता है। कई बार जब मैं परेशान होता हूं तो मेरे अंदर से गुस्सा क्यों आ जाता है, ये सन बोल रहा है, मुझे भी ये समझ में नहीं आता। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ एम्प्टी हैंड बढ़ाते हैं, खाली हाथ बढ़ाते हैं। मीन्स हम दोनों में से कोई भी अपने ईगो को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर हम हाथ बढ़ा भी रहे हैं एक दूसरे की तरफ तो खाली हाथ बढ़ा रहे हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, इस डिजायर के साथ, लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर के साथ, कि हम एक दूसरे को फॉरगिव कर देंगे, माफ कर देंगे। ये आखिरी स्टेंजा थी और आई होप कि आपने इस पोएम को समझा होगा। इवन कुछ पोएम ऐसी आपको पढ़ने को इस टाइम पे मिल रही होंगी, आई मीन जो आप ये एकेडमिक्स वाले सेशन होते हैं, कुछ पोएम्स ऐसी होती हैं जिन्हें अभी के टाइम पे समझना मुश्किल है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद जब आप इस पोएम को दोबारा से पढ़ोगे तो ये जो यादें हैं
जो इस टाइम पे आपकी इस पोएम के साथ बनेंगी, अगर आप इन यादों को चेरिश करके रखते हो, संजो के रखते हो, तो वो उस टाइम पे आपको प्रैक्टिकली तौर पे जो पोएम को समझना होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उस टाइम पे। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में फिर किसी पोएम के साथ मिलेंगे, किसी और सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।